NCERT Class 10 Economics Chapter 3 Money and Credit. What is money? A current medium of exchange in the form of coins and banknote. तो हमने यहाँ पे देखा व्हाट इज करंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। करंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज है क्या? इट मीन्स कि आप मार्केट में जाते हो, अपने पॉकेट में या अपने बैलेट में पैसे लेके जाते हो, उसके बदले में आप बैग में सामान भर के लाते हो। इट मीन्स हुआ क्या कि आप मार्केट में गए, आपने कुछ पैसे दिए, वो पैसे किस फॉर्म में दिए? या तो कॉइन्स दिए हैं या तो नोट्स दिए, और उसके बदले में वहाँ से जो सामान लेके आए, इसको बोलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और इसी को हम, आपके पॉकेट में जो मनी थी उसी को हम मनी बोलते हैं। इसको कैसे यूज करते हैं? आइटम आर वेरीफिएबल रिकॉर्ड दैट इज जनरली एक्सेप्ट एज ए पेमेंट for goods and services and repayment of debts in a particular country or social economic context are is easily converted to such a form. The main function of money are distinguished as, जो मनी का मेन फंक्शन है वो क्या क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। Any items are verifiable record that fulfill this function can be considered as a money. तो इसको आपको लिखना है और इसको याद करना है। और इसका मेन फंक्शन क्या क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो पैसे को हम आदान प्रदान करते हैं, पैसे देते हैं, उसके बदले में दूसरा सामान लेते हैं। यूनिट ऑफ अकाउंट, पैसे को काउंटिंग करना, जो आपके घर में सामान है या स्टोर में सामान है उसको, उसका वैल्यू बताना किस फॉर्म में? मनी के फॉर्म में। तो ये इसका फंक्शन है और ये इसका डिफिनीशन है। ओके, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो हम जो मनी को अभी मीडियम ऑफ एक्सचेंज में कैसे यूज करते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हम इसको पढ़ेंगे। द यूज ऑफ मनी स्पैन्स अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरी डे लाइफ। सेवरल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मनी एंड आर मेड इन एनी सिंगल डे। तो आपने देखा कि जो मनी को हम कैसे यूज कर रहे हैं, और देखा जाता है तो एक दिन में मतलब अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन होता है। और जो ट्रांजैक्शन होता है किसमें? मनी के फॉर्म में होता है। गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी। जो गुड्स है, जो सामान है, उसका खरीदना बेचना किस फॉर्म में होता है? मनी के फॉर्म में होता है। सर्विस आर बीइंग एक्सचेंज विद मनी। फॉर एग्जाम्पल, आप बस में जाते हैं तो बस क्या ट्रांसपोर्टेशन क्या आता है? सर्विसेज में आता है। तो आप जब ट्रांसपोर्ट में बैठ के जाते हैं तो उसके बदले में मनी देते हैं, तो वहाँ पे भी एक्सचेंज हो रहा है। गुड्स आर आल्सो बॉट विद द प्रॉमिस टू पे मनी लेटर। सामान आप खरीदते हैं, महंगा सामान खरीदते हैं, सस्ता, कभी कभी हम प्रॉमिस करते हैं कि बाद में हम पैसे देंगे इसके बदले में। मनी इज समटाइम्स पेड एज एडवांस विद द प्रॉमिस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स लेटर। एज द नीड फॉर अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकेम अ नेसेसिटी, डिफरेंट मटेरियल्स वर यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो हमने देखा कि चाहे वो गुड्स है, चाहे आपको सेलिंग करना है, चाहे आपको बाई करना है, चाहे आप सर्विसेज की फैसिलिटीज लेनी है, तो हर एक फैसिलिटी में, चाहे आपको किसी से कर्ज लेना है, तो हर जगह हम क्या करते हैं? मनी एक्सचेंज करते हैं। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी कहाँ कहाँ पे यूज होता है, इसको हमने यहाँ पे पढ़ा है। अब फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पे मनी है, इस मनी को देते हैं और इस मनी के बदले में आप ब्रेड खरीद सकते हैं और मीट खरीद सकते हैं। मतलब इस यही दिस इज द फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी। दिस इज आल्सो कॉल्ड द मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी। प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बता देता हूँ। पहले जब मनी का इन्वेंट नहीं हुआ था, यानी बैंक नोट्स और कॉइन्स नहीं बने थे, तो एक समय ऐसा होता था कि जब हम मार्केट में जाते थे लोग, तो उस समय क्या करते थे? कुछ सामान लेके जाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास और व्हीट ज़्यादा यानी गेहूं ज़्यादा या चावल ज़्यादा है, तो मैं गेहूं या चावल मार्केट में लेके जाऊंगा और उस मार्केट में जो वेजिटेबल्स वाला है उसको गेहूं दे दूंगा या राइस दे दूंगा, और उसके बदले में वो मुझे वेजिटेबल देगा। तो उसमें क्या है कि उसको अगर गेहूं और राइस की ज़रूरत है तो गेहूं राइस लेगा, और मुझे वेजिटेबल की ज़रूरत है तो मैं वेजिटेबल लूँगा। तो ऐसे क्या होता था? कोइंसिडेंस। उसमें प्रॉब्लम ये होता था कि ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे कोइंसिडेंस हो कि जो मैं सामान किसी को देना चाहता हूँ वो कोई लेने वाला मिले, और जो मैं लेना चाहता हूँ वो कोई देने वाला मिले। फॉर एग्जांपल उस समय मान लीजिए अभी
शू फट गया मेरा, तो मैं गया पैसे दिया और शू रिपेयर कर लिया। बट उस समय क्या होता था कि आपका शू फट गया तो हमको कॉबलर के पास जाना होता था और हमको पता करना होता था कि इसके बदले में कॉबलर को क्या चाहिए। तो वो जो कॉबलर को सामान चाहिए उसको हमको अरेंज करना पड़ता था, तो वो हम सामान उसको देते थे, उसके बदले में कॉबलर हमारे शू का स्टिचिंग करता था। तो ये प्रॉब्लम होती थी कॉन्सिडेंस। कॉन्सिडेंस मतलब मीन्स होता है संयोग, यानी ऐसा संयोग होना भी प्रॉब्लम होती थी उसमें। द प्रॉब्लम अराइज, तो इस जो सिस्टम है, जो मैंने अभी सिस्टम बताया कि जो थिंग्स का एक्सचेंज होता था, यानी हम एक सामान लेके गए और उसको किसी को दिए और उसके बदले में उसने मुझे कोई सामान दिया, उसको हम बोलते थे बार्टर सिस्टम, जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है। तो ये जो प्रॉब्लम ये होती थी कि कभी कभी ऐसा होता था कि हम अपने सामान लेके जाते थे और उस सामान को किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, और जिस सामान की हमें ज़रूरत है वो सामान कोई देने वाला नहीं मिलता था। तो ऐसे प्रॉब्लम रेज हो रहा था पहले, जब मनी इन्वेंट नहीं हुआ था तब। द प्रॉब्लम अराइज इन अ बार्टर सिस्टम, it means what the seller wish to sell exactly match with what the buyers desire to buy, but it is difficult to find such a person every day. Money have solved this problem. तो ये जो प्रॉब्लम थी कैसे सॉल्व हुई, जब मनी का इन्वेंशन हुआ, यानी मनी का जब ट्रेडिशन स्टार्ट हो गया। प्रॉब्लम ऑफ डबल कॉन्सिडेंस, अभी जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी वही चीज़ें हैं। In the olden days, when modern currency was not in vogue, people had to sell and buy each other's commodities. Commodities means क्या होता है, सामान, जो वस्तुएं होती है उसको commodities बोलते हैं। This was called the barter system. इसको हम अभी मैंने आपको बताया, इस सिस्टम को क्या बोलते थे, barter. The exchange of commodity is called the barter system. For instance, if shoe manufacturer wants to buy wheat, he has to find a farmer who wants to buy his shoes in exchange for the wheat. Both parties have to agree to sell and buy each other commodities. This is known as double coincidence of wants. In barter system, where goods are directly exchanged without the use of money, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स इज एन इसेंशियल फीचर। तो ये जो बातें मैंने आपको बताई है कि कैसे एक शू वाले को गेहूं की ज़रूरत है और एक फार्मर को शू स्टिच करना या नया शू खरीदने की ज़रूरत है, तो कैसे उनकी ज़रूरतों का मिलना एक संयोग होता था और वो मिलने के बाद ही काम होता था, जो प्रॉब्लम बाद में मनी इन्वेंट होने के बाद सॉल्व हो गया। बार्टर सिस्टम क्या है, अभी देखिए, जैसे हमने इसको ए दिया तो इन्होंने हमें फ्रूट दिया, ठीक है। हाँ, ये फ्रूट जो सेलर है, फ्रूट सेलर ने इसको जब फ्रूट दिया तो इसके बदले में इसको इन्होंने कॉक दिया, तो ये वाटर सिस्टम है। तो वाटर सिस्टम है क्या, वाटर सिस्टम इज एन ओल्ड मेथड ऑफ एक्सचेंज। द सिस्टम हैज़ बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज एंड लॉन्ग बिफोर मनी वॉज इन्वेंटेड। पीपल exchange services and goods for other services and goods in return. करेंसी, अब व्हाट इज करेंसी, करेंसी है क्या, तो करेंसी के बारे में हम पढ़ेंगे। द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इज इंक्लूड करेंसी इंक्लूडिंग पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट इट्स ओन यूज। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया issues currency notes on behalf of the central government. In India, rupee widely accepted as a medium of exchange. It is accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the government of country. No other individual or organization is allowed to issue currency. तो अब जो करेंसी है, हम मान लीजिए आपके पास पैसे है, उस पैसे का वैल्यू कब होगा, जब गवर्नमेंट उसको ऑथराइज करेगा। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो 500 जो रुपीस था उसको बैन कर दिया गया था, तो उस 500 का वैल्यू खत्म हो गया। तो जो करेंसी है, जो नोट और कॉइन्स के फॉर्म में, उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसको गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं करता है। और हमारे कंट्री में जो
मनी को ऑथराइज करना और मनी का प्रिंटिंग करना वो किसके पास पावर है? वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पावर, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसके बिहाफ पे काम करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे काम करती है। उसके अलावा ये बातें इसमें यही लिखी हुई है, उसके अलावा कोई भी आदमी करेंसी को प्रिंट नहीं कर सकता, पब्लिश नहीं कर सकता और उस पर ऑथराइज नहीं कर सकता। अगर ये काम करता है तो ये काम जो होगा इलीगल होगा। तो ये करेंसी है। तो हमारे यहाँ की जो करेंसी है, अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है। तो जो इंडिया में करेंसी है उस करेंसी को हम क्या बोलते हैं? रुपीज़। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट करेंसी, मैंने आपको यही बताया कि डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट करेंसी है और उस करेंसी का वैल्यू भी डिफरेंट है। फॉर द एग्जांपल, यूएसए यूज अ डॉलर, ब्रिटेन पाउंड स्टर्लिंग, कनाडा कैनेडियन डॉलर, सिंगापुर डॉलर। तो ये आपने पिक्चर देखा, यूएसए में जो है डॉलर यूज होता है, कनाडा में कैनेडियन डॉलर यूज होता है, ब्रिटेन में पाउंड स्टर्लिंग होता है और सिंगापुर में सिंगापुर डॉलर यूज होता है। चाइना, अभी जो चाइना है, चाइना में भी डिफरेंट करेंसी है। इन द चाइना में युआन होता है, रेनमिन होता है। अब यहाँ पे आप देखिए, चाइना में युआन होता है और रेनमिन भी होता है। जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ और पैसे दो करेंसी हम बोलते हैं और यूज करते हैं, वैसे चाइना में भी युआन और रेनमिन भी टू टाइप की करेंसी यूज होती है। जापान में, जो जापान है, जापान में येन, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर, श्रीलंका में श्रीलंकन रुपीज़। तो आपने यहाँ पे पिक्चर देखा, चाइना में युआन रेनमिनबी है, यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जापान में येन है, श्रीलंका में श्रीलंकन रुपीज़ है। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट करेंसी है और उसकी डिफरेंट वैल्यू भी है। डिपॉजिट मनी इन द बैंक, अब जो हमारे पास पैसे है उसको हम बैंक में क्यों डिपॉजिट करते हैं? इसकी ज़रूरत ही क्या है? अपने पास क्यों नहीं रखते? और उससे क्या फ़ायदा है, उससे क्या लॉस है, आपको क्या प्रॉफिट होने वाला है और उससे क्या लॉस होने वाला है, इस बात को हम पढ़ेंगे। पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड्स, मीन्स हमारे पास पैसे की ज़रूरत है बट कुछ ही पैसे की ज़रूरत है जो हमारे डेली की जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो आवश्यक चीज़ें हैं, उसको खरीदने के लिए हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं मान लीजिए सर्विस कर रहा हूँ, तो मुझे मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ मिल रहा मंथली, बट हमारा एक्सपेंडिचर कितना है? एक्सपेंडिचर मान लीजिए तो 20,000 है मंथ में, तो मैं क्या करूँगा? 20,000 खर्च करूँगा, बाकी पैसे क्या करूँगा? घर में रख के, तो उससे कोई यूज नहीं होगा। तो हम उस पैसे को क्या करूँगा? डिपॉजिट कर दूंगा बैंक में। और उस बैंक में अगर मैं डिपॉजिट करता हूँ, उससे मुझे फ़ायदा क्या क्या होगा? एक तो बैंक में डिपॉजिट कर दिया पैसे, तो उसमें सेफ हो गया। दूसरा, बैंक हमें उस पर इंटरेस्ट दे रही है 6%, 7%, 8%। और प्लस अगर कभी कुछ हो गया तो कभी भी जाके सेम टाइम उस पैसे को हम निकाल सकते हैं। तो ये सब प्रॉफिट है। तो हम इसको पढ़ते हैं। बैंक accept the deposits and also pay an interest rate on the deposits. In this way, people's money is safe with bank and it earns interest. मैंने आपको यही बताया कि अगर हम पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो इसमें हमारा पैसे सेफ रहेंगे और बैंक इंटरेस्ट देगा और बैंक भी उस पैसे का यूज करेगा। The people also have the provision to withdraw the money as when they require. और पैसे जब भी ज़रूरत है आप निकाल सकते हैं। Since the deposits in the bank accounts can be withdrawn on demand, these deposits are called the demand deposits. तो आपने देखा कि बैंक में पैसे जमा करने के क्या क्या प्रॉफिट है। चेक, अब चेक क्या होता है? चेक किसको बोलते हैं? Deposit in a bank offers the customer the facility of issuing check. अगर हमने पैसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया है तो हमें बैंक क्या है कि चेक की फैसिलिटी देती है। अब चेक फैसिलिटीज़ है क्या? चेक फैसिलिटीज़ ये है कि हमने फॉर एग्जांपल मैंने अपने बैंक में 5 लाख रुपीज़ जमा कर दिया, तो बैंक मुझे उसके बदले में चेक देगी। चेक क्या होता है? एक पेपर जैसा एक पेपर होता है जिसका पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा। उस चेक को अगर फॉर एग्जांपल हमें किसी को कुछ पैसे देने हैं तो हम मनी के फॉर्म में नहीं बल्कि वो चेक के फॉर्म में देंगे या
फॉर एग्जांपल आप मान लो मैंने किसी को 50,000 रुपीज़ देना है, तो मुझे बैंक में जाके 50,000 निकाल के उसको देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि 50,000 का चेक मैं काटूंगा और उस चेक को उस व्यक्ति को दे दूंगा और वो व्यक्ति अपने अकाउंट में उस चेक को जमा करेगा और उस चेक अथॉरिटी पर बैंक मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के वो दूसरे के अकाउंट में डाल देगा जिसको मैंने चेक दिया था। अ चेक इज अ पेपर instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been made। मैंने यही बताया कि जिसके नाम से मैं चेक काट के दूंगा उसके नाम पे उसके अकाउंट पे मेरा जो बैंक है मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के उसके अकाउंट में डाल देगा। द रिसिपिएंट ऑफ द चेक कैन डिपॉजिट इट in his own account in his bank। The money is transferred from one bank account to another bank account in a couple of days। 2 या 3 डेज में वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। प्रोसेस क्या है, मेरे अकाउंट से पैसे निकालने, मतलब वो जो चेक काटा है उसको वेरीफाई करते हैं कि मैंने चेक काटा कि नहीं काटा, मेरा सिग्नेचर मैच करते हैं, मेरे अकाउंट मैच करते हैं, मेरे अकाउंट में पैसे कितने उसको मैच करते हैं। उसके बाद 1-2 दिन के अंदर में प्रोसेस हो जाता है और वो पैसे मेरे अकाउंट से निकल के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। द ट्रांजेक्शन इज कम्प्लीट विदाउट एनी पेमेंट ऑफ कैश। और ये जो प्रोसेस होता है इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। दिस इज अ सेफ मोड ऑफ ट्रांसफरिंग मनी अवॉइडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी थेफ्ट। अब इसमें फ़ायदा क्या हुआ कि ये बहुत ट्रांजैक्शन की जो प्रोसेस है ये बहुत सेफ है कि हमने किसी को पैसे भी दे दिए। फॉर एग्जांपल मैंने किसी को 50,000 देना था, मैं बैंक भी नहीं गया, मैंने उसको पैसे दे दिए और वो आराम से उस मेरे अकाउंट से उसके अकाउंट में चला गया। बट आप सोचिए, इमेजिन करिए कि मान लीजिए मुझे 50,000 अगर किसी को कैश के रूप में देना है तो मैं पहले बैंक जाऊँगा, पैसे निकालूंगा, फिर उस व्यक्ति के पास जाऊंगा और उसे पैसे देने जाऊंगा। तो इस केस में क्या हो सकता है कि मान लीजिए मैं बैंक से जब उस किसी के घर जा रहा हूँ पैसे देने, तो रास्ते में थेफ्ट हो सकता है, चोरी हो सकता है। बट ये चेक सिस्टम आने से वो जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो गई। अभी देखिए यहाँ पे जो चेक है, चेक काटने का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले यहाँ पे जो पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पे में जिसको आप पे कर रहे हो उसका नाम लिख दीजिए, जितना पैसे दे रहे हो उसका उसमें आप पैसे अमाउंट भर दीजिए और यहाँ पे भी भर दीजिए और यहाँ पे डेट डाल दीजिए कि किस डेट को आप चेक काट रहे हो, ठीक है। और जब भी, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर है और यहाँ पे आपके बैंक डिटेल्स पूरे रहेंगे कि आपका अकाउंट कहाँ पे है, आपका बैंक का एड्रेस कहाँ पे है और यहाँ पे आपका चेक नंबर पूरा मिलेगा। और एक चीज़ ध्यान देना है, जब भी आप किसी को पैसे दे रहे हैं और उसके अकाउंट में डालना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐसे क्रॉस करके, यहाँ पे देखा हुआ एरो बनाया हुआ, ऐसे क्रॉस करके यहाँ पे लिखना है AC पे मीन्स अकाउंट पे। तो चेक प्रॉपर कटा हुआ है और आपके अकाउंट से पैसे निकल के दूसरे अकाउंट में चले जाएंगे और किसी भी टाइप का थेफ्ट की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। रोल ऑफ RBI। हमने RBI का पहले बात किया है कि RBI का क्या है, तो RBI है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहाँ पे है, मुंबई में है। और वो किसके बिहाफ पे काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करती है। और RBI के पास ही पावर है जो करेंसी नोट्स इशू करती है, ठीक है। और किसके बिहाफ पे करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे। बट ये ऑटोनोमस बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बार अथॉरिटी उसको दे दिया है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, वो अपना काम इंडिपेंडेंटली करती है, ठीक है। तो काम क्या है, रोल क्या किया है, इशूइंग ऑफ करेंसी नोट, बैंकर टू गवर्नमेंट, बैंकर टू गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट का एक बैंक है, जो कोई भी गवर्नमेंट को जो भी बैंकिंग फैसिलिटी है वो सब RBI से मिलता है। बैंकर्स बैंक कम सुपरवाइजर, बैंकर का बैंक है मतलब जो बैंक्स हैं उनके भी बैंक हैं और उनके सुपरविजन करता है और कमांड करता है। यानी जितने भी बैंक हैं इंडिया में, अगर बोलते हैं बैंकर्स का बैंक कौन, मतलब बैंकर्स का बैंक कौन है, यानी बैंक ऑफ बैंक कौन है, तो बैंक ऑफ बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी जितने भी बैंक हैं इंडिया में, वो चाहे पब्लिक सेक्टर के बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक है, उसको सभी को गाइडलाइन और निर्देश इंस्ट्रक्शन जारी करने का पूरा पावर किसके पास है, RBI के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। एंड मॉनेटरी रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट, एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, कलेक्शन ऑफ डाटा एंड पब्लिकेशन, ये सब सारी चीज़ें बताई कि उसके पास ये सारे पावर हैं और वो RBI का रोल है, जिससे हमारे इंडिया में मॉनेटरी सिस्टम की पॉलिसी बनाई जाती है और सारे रूल रेगुलेशन सर्कुलेट किया जाता है। वो किससे करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक।
हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। अभी इसके जो हेड हैं वो शक्तिकांत दास हैं। ये उर्जित पटेल हैं, ये 2019 के हैं। वो अभी पहले थे, जिस समय डिमोनेटाइजेशन हुआ था उस समय उर्जित पटेल ही थे आरबीआई के गवर्नर, बट आज के डेट में जो आरबीआई का गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। अब लोन, लोन क्या है? लोन एक तरह से डेप्ट को भी लोन बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्जा लेना। ओके, तो ये लोन है क्या? अ लोन इज द lending of money from one individual organization or entity to another individual organization or entity. A loan is a debt provided by entity, organization or individual. What is entity, organization or individual? To another entity at an interest rate and evidenced by promissory note, which specifies among other things the principal amount of money borrowed, the interest rate the lender is charging, and date of repayment. A loan entails the relocation of the subject assets for a period of time between the lender and the borrower. अभी ये जो सारी चीज़ें मैंने बताया है, तो ये लोन है क्या? लोन या तो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से ले सकता है, या तो लोन कोई व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन से ले सकता है, या तो लोन कोई ऑर्गेनाइजेशन से ले सकता है। तो इस लोन और डेप्ट लेने में एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस क्या होता है? एक प्रोसेस होता है कि इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है, कि फॉर एग्जांपल मैं बैंक में गया या किसी आदमी या किसी लैंडलॉर्ड से लिया, जमींदार से लिया लोन, तो वो फिक्स करेगा कि मैं आपको 100 रुपीज़ दे रहा हूँ, इसके ऊपर मैं एनुअल 30% या 40% इंटरेस्ट रेट लूँगा। ठीक है, एक तो वो फिक्स होता है। दूसरा साथ में प्रॉमिसरी नोट मान लीजिए मैं लोन ले रहा हूँ, तो मैं एक नोट दूंगा, नोट लिखूंगा, एफिडेविट दूंगा कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैंने आपका जो लोन ले रहा हूँ, कर्जा ले रहा हूँ, इसके बदले में मैं इतना % इंटरेस्ट रेट हर महीने या हर ईयर देता रहूँगा। दूसरा, उसके बदले में अगर आप कहीं लोन लेने जा रहे हो तो कुछ एसेट जमा करना पड़ेगा। वो एसेट यानी कुछ धन, वो किस रूप में? या तो आपका लैंड का पेपर आपको बैंक में देना पड़ेगा, या तो आपके पास गोल्ड है तो उस गोल्ड को बैंक में जमा करना पड़ेगा, या तो आपके बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं तो उस अकाउंट को शो करना होगा। इट मीन्स आपको एक एसेट दिखाना होगा कि हमारे पास इतना एसेट है। वो एसेट दिखाना क्यों होता है? सो दैट कि अगर फॉर एग्जांपल आप बाद में उस पैसे को पे नहीं कर पाए, इंटरेस्ट को पे नहीं कर पाए, तो बैंक क्या करेगा? उस एसेट को ले लेगा और उसको सेल करके उसके बदले में आपने को जितना लोन दिया है उस लोन का सारा पैसा बैंक ले लेगा। तो ये क्या प्रोसेस है कि आप लोन लेने जाओ तो एक तो इंटरेस्ट रेट फिक्स होगा कि आपको कितना देना है, दूसरा उसके बदले में एसेट दिखाना है कि मेरे पास इतने हैं, और तीसरा उसको प्रॉमिस नोट देना है कि मैं समय समय पे ये सब सारी चीज़ें पूरा करता रहूँगा। तो ये है लोन। अब लोन कितने टाइप के होते हैं? तो एक होता है व्हीकल लोन। व्हीकल लोन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्कूटी खरीदनी है या तो आपको 4 व्हीलर खरीदना है, तो आप बैंक से जाके लोन ले सकते हो, उसका नाम रहेगा व्हीकल लोन। प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी खरीदना है, तो प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल आपको फ्लैट खरीदना है, किसी बड़े सिटी में जाके आपको फ्लैट खरीदना है, चाहे लैंड खरीदना है, प्लॉट खरीदना है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी लोन आपको मिलता है और उसका इंटरेस्ट आपको देना होता है। और एक होता है पर्सनल लोन, जो सबसे कॉस्टली होता है, पर्सनल लोन होता है जिसका इंटरेस्ट है सबसे ज़्यादा। पर्सनल मतलब अपने पर्सनल किसी काम के लिए जो आप लोन ले रहे हो, उसमें कोई बिजनेस नहीं होता है, तो उसको हम पर्सनल लोन बोलते हैं। और एक होता है बिजनेस लोन। बिजनेस लोन क्या है कि फॉर एग्जांपल आप एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहते हो, एक कंपनी खोलना चाहते हो, कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो उस बिजनेस के लिए जो लोन मिलता है वो बिजनेस लोन बोलते हैं। और आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो और उस बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट से आप उसका इंटरेस्ट पे करते रहते हो, और धीरे धीरे उसका जो मेन अमाउंट है वो पे होता रहता है, उस इंटरेस्ट रेट के साथ उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी पे होता रहता है। लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स, अभी मैंने जो चीज़ें बताई है वही, इसको अब मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि क्या है। बैंक कीप्स अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश विद देमसेल्व्स टू पे द डिपॉजिटर्स हु माइट केम टू विड्रॉल मनी फ्रॉम द बैंक और एनी गिवन बैंक। बैंकर यूज मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिटर्स टू एक्सटेंड लोन। और वो जो बैंक हमको लोन देता है वो कहाँ से देता है? वो लोन जैसे फॉर एग्जांपल बैंक के पास 1000 लाख कस्टमर हैं, तो उसमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो अपना पैसा डिपॉजिट किए हुए,
तो जो पैसा हम डिपॉजिट करते हैं उसी पैसे को बैंक दूसरे को लोन देती है। फॉर एग्जांपल मैंने 5 लाख रुपीज़ जमा किया और जो बैंक है उस 5 लाख पे मुझे कितना इंटरेस्ट दे रही है, 6%। और उस 5 लाख को क्या करेगी, उठाएगी और किसी को लोन दे देगी और उस पे उससे लेगी 15% इंटरेस्ट। तो क्या हुआ, वो जो 9% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है उसमें बैंक को प्रॉफिट होता है और बैंक का जो एम्प्लॉय है उनको देता है और उससे उनके पूरे प्रॉफिट होते हैं। तो बैंक लोन कहाँ से देती है, वो हमारे ही पैसे को हमसे लेके दूसरे को देती है और इंटरेस्ट रेट हाई करके लेती रहती है। इन दिस वे द बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स, द डिपॉजिटर, दोज हु आर इन द नीड ऑफ दिस फंड्स, द बारोवर्स। अब जिसको पैसे की ज़रूरत है वो तो बारोवर हो गया, और जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे, सरप्लस अमाउंट है, सरप्लस फंड है, वो डिपॉजिटर हो गया। तो हम डिपॉजिट करते हैं और एक तरह से हम पैसे डिपॉजिट करते हैं, दूसरी तरफ से बैंक उसको जिसको पैसे की ज़रूरत है उसको देती है, बारोवर्स को देती है, और इस टाइप में वो लोन दे के प्रॉफिट लेती है। बैंक्स चार्जेस हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स दैन व्हाट द ऑफर ऑन डिपॉजिट। और डिपॉजिट पे जितना इंटरेस्ट रेट देती है उससे बहुत ज़्यादा रेट जो है वो लोन पे लेती है। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बारोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर्स इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। मैंने आपको यही बताया कि जो बारोवर से लोन पे इंटरेस्ट लेती है और जो वो बहुत ज़्यादा होता है, और जो डिपॉजिट पे पैसे देती है वो बहुत कम देती है, और इन दोनों के बीच में जो गैप है यानी जो 9-10% जो एक्स्ट्रा पैसे उसके पास आ रहा है वही उसका सोर्स ऑफ इनकम है बैंक का। क्रेडिट लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। अभी जो भी क्रेडिट लोन जो हम लोन लेते हैं कब कब जरूरत पड़ता है, कब ले सकते हैं, अगर आपको कुछ सामान खरीदना है, फेस्टिवल आ गया है, आपके पैसे नहीं हैं, तो उस केस में आप बैंक के पास गए, फेस्टिवल आया आपके पास, बैंक के पास गए और आपने कुछ लोन लिया और वो सामान खरीद ले, ठीक है। और अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए आपने पैसे लिए और बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस अच्छा चला तो आपको प्रॉफिट हुआ और आप गवर्नमेंट उसको बैंक को भी पैसा दिए। अब क्रेडिट फॉर, अभी क्या फेस्टिवल सीजन में अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा और उसमें आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। क्रेडिट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। अभी क्या होता है, जो फार्मर होते हैं, फार्मर बहुत पुअर होते हैं, उनके पास पैसे की हमेशा कमी होती है। क्यों होता है, क्योंकि वो जब फार्मिंग करते हैं तो फार्मिंग करते समय जो भी चीज़ें मार्केट से खरीदते हैं काफ़ी कॉस्टली लाते हैं, और जैसे उनका प्रोडक्शन हो जाता है वो सामान सस्ती हो जाती है और जो पैसे वो उस पर लगाए होते हैं वो पैसे भी उनका रिकवरी नहीं होता। और क्या हुआ, जैसे आपने क्रॉप के लिए लोन लिया और क्रॉप फेलियर हुआ, यानी क्रॉप जितना प्रोडक्शन होना चाहिए वो प्रोडक्शन नहीं हो पाया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और वो पैसे जो आपने डेप्ट लिया था उसको भर नहीं पाओगे, ठीक है। और आप क्या बोलोगे, एक डेप्ट ट्रैप हो जाओगे। डेप्ट ट्रैप क्या बोलते हैं, एक कर्ज जाल जो होता है वो एक ऐसे जाल में फंस जाओगे जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आपकी प्रॉपर्टी, आपके घर, ज़मीन सब कुछ बिक जाएंगे अगर आपको वो फ़ायदे नहीं हुए जिस फ़ायदा लेने के लिए आपने लोन लिया था। कोलेट्रल, कोलेट्रल क्या होता है, सब्सिडी जिसको हम बोलते हैं, सहायता देना। इन एडिशन टू द इंटरेस्ट लेंडर्स में डिमांड कोलेट्रल सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, ठीक है। कोलेट्रल, सॉरी, कोलेट्रल मीन सब्सिडी नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो सिक्योरिटी अमाउंट जो मैंने आपको बताया था कि हमको एक एसेट जमा करना पड़ता है उसी को कोलेट्रल बोलते हैं। तो जो लैंडर्स में डिमांड कोलेट्रल सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, जैसे मान लो जो लेंडर यानी बैंक आपको जब लोन देने जा रहा है तो उसके बदले में आपको डिमांड करेगा कि मैं आपको 5 लाख का लोन देने जा रहा हूँ, इसके बदले में आप मुझे कुछ दीजिए। कुछ दीजिए मतलब या तो लैंड का मुझे पेपर दे दीजिए, आप अपने घर का पेपर दे दीजिए, चाहे आपके बैंक में अकाउंट है तो उसका पासबुक दे दीजिए कि हाँ इस बैंक में मेरा इतना पैसा है। उसके बदले में सिक्योरिटी, जिसको हम सिक्योरिटी बोलते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, वो सिक्योरिटी मनी होता है जिसके बदले में लोन दे रहे हैं, सो दैट कि अगर आप डिफॉल्टर हो जाते हो, डिफॉल्टर मीन्स अगर आप पैसे पे नहीं कर पाते तो उससे ले सकते हैं। कोलेट्रल इज एन एसेट। अब आपको पता होना चाहिए कोलेट्रल क्या है, इसका डिफिनीशन याद कर लेना, ठीक है। तो कोलेट्रल क्या है, कोलेट्रल इज एन एसेट दैट द बारोअर ओन्स सच एज ए लैंड। एक एसेट है, वो एसेट किस फॉर्म में होना चाहिए, सच एज ए लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक किसको बोलते हैं, जो आपके पास एनिमल है, लाइव स्टॉक,
deposit with the banks and uses this as a guarantee to lender until the loan is repaid। और एक गारंटी होता है बैंक के पास जब तक कि आप लोन पे नहीं करते। या मीन्स अगर मान लीजिए आप लोन लेने जा रहे हो और घर आपने अपने लैंड का पेपर बैंक को दिया हुआ है, तो लैंड का पेपर उसके पास रहेगा और जब तक आप बैंक में पूरा पैसा पे नहीं कर देते अपना लोन, तब तक वो उसके पास रहेगा। और डिफॉल्टर हो गए तो वो लैंड को बेच के पूरा अमाउंट आपका इंटरेस्ट के साथ रिकवर कर लेगा बैंक। If the borrower fails to repay the loan, the lender has to right to sell the asset and collateral to obtain payment। ये मैंने आपको बताया अभी। Properties such as land, titles, deposit with the banks, livestock are some common example of collateral used for borrowing। तो आपको पता हो गया collateral क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है लोन लेने के लिए। ठीक है, वो किस फॉर्म में हो सकता है, लैंड के फॉर्म में हो सकता है, व्हीकल के फॉर्म में हो सकता है, लाइव स्टॉक के फॉर्म में हो सकता है, और डिपॉजिट बैंक जो बैंक में पैसे डिपॉजिट है उस फॉर्म में भी हो सकता है। इसी को हम बोलते हैं कोलैटरल। अब ये प्रोसेस है, कैसे हम बैंक में जाते हैं, कैसे वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है कैसे वो अप्रूव करते हैं, कैसे अमाउंट आपको बैंक में मिलता है, क्या क्या फॉर्म में भरने पड़ते हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको पिक्चर्स में दिखाई हुई है। क्रेडिट अरेंजमेंट, क्रेडिट कैसे होता है। अ स्मॉल फार्मर बारोज मनी फ्रॉम एन एग्रीकल्चर ट्रेडर। अब एक आदमी एग्रीकल्चर ट्रेडर से कैसे पैसे लेता है और उस पर क्या क्या कॉन्ट्रेक्चुअल चीज़ें होती है। तो उसके बाद द रेट ऑफ इंटरेस्ट 36% पर एनम। ट्रेडर सप्लाइज फार्म इनपुट लाइक सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड एडिशन टू द इंटरेस्ट capital, the farmer has to sell his crops only to the trader. The farmer has to accept the price offered by the trader. The trader not only gets interest for his loan but also earns a huge profit from the selling the crop and vary। अब आपने देखा कि ये कैसे एक फार्मर जो है एक ट्रेडर से पैसे लेता है और ट्रेडर उसके बदले में उसको बताता है कि मैं 36% इंटरेस्ट रेट लूँगा, और उसके बदले में एक और एग्रीमेंट करता है कि आपके जो भी पैदावार होंगे आप मुझे बेचोगे, और वो रेट भी फिक्स करता है कि मैं इस रेट पे ही लूँगा। तो उसमें उसको प्रॉफिट क्या क्या हुआ, एक तो उसने जो प्रोडक्शन हुआ फार्मर का उसको बहुत कम रेट पे ख़रीदा और हाई रेट में मार्केट में बेचा, वहाँ पे उसने प्रॉफिट कमाया। अब प्लस हाई रेट ले रहा 36% जो है पर एनम, यानी आपने उसको 100 रुपीज़ दिया है तो 36 रुपीज़ जो है हर मंथ हर महीना हर साल यानी एवरी ईयर वो 36 रुपीज़ लेगा उसके बदले में 100 रुपीज़ पे। ठीक है, अब फार्मर बारोज मनी फ्रॉम ए बैंक। और अगर एक फार्मर बैंक से लोन लेता है तो क्या क्या होता है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5%। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 36% है, ट्रेडर जो है 36% ले रहा है, यहाँ बैंक जो है 8.5% ले रहा है। ठीक है, तो सीधे 4 टाइम्स ज़्यादा ले रहा है ट्रेडर। तो इसलिए जब भी अगर लोन लेना है तो बैंक से ही लोन लेना चाहिए, किसी भी ट्रेडर से नहीं लेना चाहिए, किसी व्यापारी से नहीं लेना चाहिए। द लोन कैन बी रीपेड एनी टाइम इन द नेक्स्ट 3 years। और बैंक क्या करता है 3 years का टाइम फिक्स करता है। द फार्मर प्लान्स टू रीपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट बाय सेलिंग अ पार्ट ऑफ द क्रॉप। द फार्मर विल देन स्टोर द रेस्ट ऑफ द पोटैटोज in a cold storage and sell it when the high price is high। The farmer can apply for a fresh loan from the bank against the cold storage receipt। The bank offers this facility too। अब आपने देखा कि इसमें जो फार्मर है अगर बैंक से लोन लेने जाता है तो उसको सिर्फ 8.5% पर एनम देना पड़ रहा है। इसके अलावा जिसको 3 साल का टाइम मिल रहा है तो उसमें क्या करेगा कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल उसके पास पोटैटो हुआ तो पोटैटो कोल्ड स्टोर में रख देगा। अब जो उसने कोल्ड स्टोर में रखा वो उसके लिए एसेट हो गया, उसके लिए उसका एक अमाउंट हो गया पैसे का कि इतना वैल्यू का पोटैटो है, उस रिसिप्ट से वो भी लोन ले सकता है। ठीक है, और जब उससे फ़ायदा क्या हुआ, जब पोटैटो का रेट बढ़ेगा उसी समय वो फार्मर पोटैटो सेल करेगा और प्रॉफिट कमाएगा। An agricultural laborer borrows money from the employer to meet the expense for sudden illness of the family। और देख एग्रीकल्चर लेबर जो होते हैं वो भी कभी कभी अपने लोन लेते हैं, किससे लेते हैं, वो जहाँ पे काम करते हैं उनसे लेते हैं, लेकिन ये लोन बहुत महंगा होता है। इसके बदले में क्या करते हैं वो 60% 70% इंटरेस्ट ले लेते हैं और उसके बदले में उससे बहुत काम करवाते हैं और उनका बिहेव भी अच्छा नहीं होता है। तो ये लोन भी सबसे ख़राब है। तो हमने इस तीनों में हमने कंपेयर किया, एक जो आप एक ट्रेडर से लोन ले रहे हो, एक जो लैंडलॉर्ड या एम्प्लॉयर से लोन ले रहे हो, एक बैंक से लोन ले रहे हो, तो सबसे बेस्ट जो लोन लेना है वो बैंक से लोन लेना, अगर लेना पड़ा तो।
द वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव एंड पीपल टेक लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव। ये कोऑपरेटिव क्या होता है? कोऑपरेटिव का सिंपल मीनिंग है एक दूसरे का सहयोग करना, ठीक है। और कोऑपरेटिव बैंक कैसे काम करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। बिसाइड बैंक द अदर मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरियाज इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज और member of cooperative pool their resources from cooperation in certain areas. There are several type of cooperative, namely अभी क्या है कि जो कोऑपरेटिव, जैसे गांव में कुछ बड़े बड़े लोग हैं तो बड़े बड़े लोग मिलके कोऑपरेटिव बैंक बना सकते हैं। उसमें क्या होता है, उनके पास उस एरिया की जो सेविंग है उस सेविंग को डिपॉजिट करते हैं और उस एरिया को जिसको पैसे की ज़रूरत है उसको पैसे देते हैं और उसमें ये लोग क्या करते हैं, अच्छा इंटरेस्ट रेट देते हैं, ठीक है। और एक दूसरे से कोऑपरेट करके ये काम चलाते हैं। और एक कोऑपरेटिव बैंक कई टाइप के हो सकते हैं। अगर मान लीजिए ये विलेज एरिया में तो फार्मर कोऑपरेटिव बैंक होगा, ठीक है। जैसे इंडस्ट्री एरिया में छोटे छोटे जो इंडस्ट्री लोग काम करते हैं जैसे वीविंग करते हैं तो वीविंग कोऑपरेटिव होगा। अगर बड़े हुए इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्रियल वर्कर कोऑपरेटिव होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कृषक कोऑपरेटिव, जैसे कृषक कोऑपरेटिव जो बैंक है वो कृषक नाम लिखा हुआ है, एक किसके लिए, फार्मर के लिए काम करता है और वो कहाँ पे काम करता है, विलेज में काम करता है, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, एक सोनपुर विलेज है जहाँ पे 2300 फार्मर्स कोऑपरेटिव बैंक के मेंबर हैं। द कोऑपरेटिव एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर, क्या करती है, एक्सेप्ट करती है पैसे, यूजिंग द डिपॉजिट एज ए कोलेटरल, और जो डिपॉजिट है उसको कोलेटरल के तौर पे यूज करती है, यानी जो मैंने आपको बताया जो एसेट जो जमा होता है उसके तौर पे, और उसी पे पैसे भी लोन भी देती है। ऑब्टेन अ लार्ज लोन फ्रॉम द बैंक, द लोन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक इज यूज्ड एज ए फंड्स टू प्रोवाइड लोन्स टू द मेंबर, और जो कोऑपरेटिव बैंक है वो बड़े बड़े बैंक से भी लोन लेके अपने मेंबर्स को लोन प्रोवाइड करती है। Once the members repay the loans, the amount is repaid to the bank and a fresh loan is taken from the bank. अगर आपने एक बार लोन लिया है कोऑपरेटिव बैंक से और आपने पैसे जमा कर दिए, पूरा लोन खत्म हो गया, तो दोबारा रिफ्रेश यानी फ्रेश लोन भी ले सकते हैं। The cooperative provides loan to its member for purchase of agriculture implements, loans for cultivation, agriculture trade, fishery, loans for construction of houses and for a वैरायटी ऑफ। अब लोन किसके किसके लिए ले सकते हैं, या तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई आपको सामान खरीदने हैं, अगर कोई हाउस खरीदना है, कल्टीवेशन करना है, तो इस सब सारी चीज़ों के लिए कोऑपरेटिव बैंक से लोन मिलता है। SHG क्या है, ये भी एक तरह से कोऑपरेटिव बैंक जैसे काम करता है, वो भी इस टाइप में ही है, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायक समूह। जो कुछ जैसे फॉर एग्जांपल गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ जिनको ज़्यादा नॉलेज है, वो उनका कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गांव में एक ग्रुप बनाते हैं, वो ग्रुप बनाते हैं और सुबह एक सोचते हैं कि हम एक ग्रुप बनाते हैं और हम अपने गांव के जो गरीब लोग हैं उनका हेल्प करेंगे और उनको पैसे देंगे और बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे उनको पैसे देंगे सो दैट कि वो अपना काम कर सकें, ठीक है। तो इसमें क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या है कि इन द रिसेंट ईयर्स पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यूअर वेज ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पुअर। अभी क्या है कि ये पुअर को बैंक से लोन लेना बहुत मुश्किल है। अगर आप बैंक में जाओगे तो बैंक सबसे पहले पूछेगा कि आपके पास कोलेटरल क्या है, आपके पास सिक्योरिटी क्या है, तो गरीब के पास नहीं होता। बट जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं वो गरीब का हेल्प करते हैं, उनको पैसे देते हैं और उनका हेल्प करते हैं। वो कैसे करते हैं, द आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पीपल पुअर इन पर्टिकुलर वुमेन इन स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड पुल कलेक्ट देयर सेविंग्स। टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज़ 15 to 20 मेंबर। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है इसमें 15 से 20 मेंबर होते हैं, यूजुअली बिलोंग टू वन नेबरहुड, और एक दूसरे से मतलब क्लोज होते हैं, पास पास में। अब गांव में लोग, और ये मैक्सिमम जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो वुमेन का है, फीमेल का है, ठीक है। सेविंग पर मेंबर पर है। अभी क्या है कि इसमें इन लोग छोटे छोटे जो सेविंग्स हैं गांव में उसको भी अपने पास जमा करते हैं। जैसे मान लीजिए एक ग्रुप है 15-20 मेंबर का ग्रुप है, वो गांव के किसी के पास 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़, छोटे छोटे सेविंग भी वो लोग क्या करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप में डिपॉजिट करते हैं और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। और जब किसी गरीब को पैसे की जरूरत पड़ती है तो उस अमाउंट से उसको पैसे देते हैं कम इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। द मेंबर कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स। जो इसके मेंबर हैं वो भी इसमें से स्मॉल लोन ले सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। द ग्रुप चार्जेज इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स
बट दिस इज स्टिल लेस देन व्हाट द मनी लेंडर चार्जेस। और ये जो लोन देते हैं इस पे बहुत कम इंटरेस्ट रेट लेते हैं, यही मैं इसमें बताया हुआ है। ये ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी, आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसे होता है कि जब पहले मनी लैंड जो लैंड लॉर्ड होते थे, जमींदार, गरीबों को पैसा देते थे और गरीबों से इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा लेते थे कि वो प्रिंसिपल अमाउंट गरीब उसको फिल नहीं कर पाते थे। तो क्या करते थे, गरीबों को लोग मंदुआ मजदूर बना लेते थे, हमेशा अपने घर पे काम करवाने लगते थे, या तो उसकी जितनी ज़मीन जायदाद है सब हड़प लेते थे। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है एराइज हुआ। ठीक है, आफ्टर ईयर or 2 if the group is regular saving it becomes eligible for availing loan from the बैंक। और अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप उस पैसे को किसी बैंक में डाल के उस पैसे के बेसिस पे भी बड़े बैंक से लोन ले सकती है। लोन इज सैंक्शन इन द नेम ऑफ द ग्रुप। और ये जो ग्रुप होता है इसका कुछ, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है उसका एक पर्टिकुलर नेम होता है और उस नेम से ही बैंक में अकाउंट खुलता है। दे कैन गेट टाइमली लोन्स, वो बैंक से लोन भी ले सकते हैं। ऐसी आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं वो जो रूरल एरिया है, जो ग्रामीण एरिया है, उसमें डेवलपमेंट करते हैं। और उस डेवलपमेंट भी वो लोन लेके या तो गांव के लोगों से जो स्मॉल सेविंग्स है उसको इकट्ठा करके अपने गांव की सारी प्रॉब्लम को धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। अभी देखिए आपने, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ऐसे ऐसे मेंबर होते हैं और अपने गांव की सारी समस्याओं का धीरे धीरे, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे सोशल रिलेटेड हो, चाहे कल्चरल रिलेटेड हो, कोई भी प्रॉब्लम है जहाँ पे पैसे की रिक्वायरमेंट है ये लोग पैसे को इकट्ठा करके यूज करते हैं। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में जो देखिए, ये जो बांग्लादेश का एग्जाम्पल क्यों दिया हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश में सबसे पहले ग्रामीण बैंक इस्टाब्लिश हुआ था। गाँव में जो बैंक इस्टाब्लिश होने का जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। द ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी इन रीचिंग द पुअर टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स एट रीजनेबल रेट्स। हमने देखा कि जो सिटी में लोग रहते हैं उनको कितना इजी होता है कि बैंक से लोन लेना या उसकी सारी जो भी समस्याएं हैं, बैंक आराम से बैंक में जाते हैं, बैंक से पैसे मिल जाते हैं, बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। बस जो आप सोचिए, जो गांव में लोग रह रहे हैं जहाँ से बैंक 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे कितनी प्रॉब्लम होती होगी। तो ये जो ग्रामीण बैंक इस्टाब्लिश हुआ, इससे पुअर जो लोग थे, जो फार्मर लोग थे, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। स्टार्टेड इन 1970 as a small project, now has over 6 million borrowers in about 40,000 villages spread across the Bangladesh। जब स्टार्टिंग में 1970 में हुआ था, उस समय के बाद से आज के डेट में देखिए 6 मिलियन बोरोवर्स। अब बांग्लादेश में 40,000 विलेज में 6 मिलियन ऐसे लोग हैं जिन्होंने कर्ज ले रखा है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बोरोवर्स आर वुमेन एंड बिलोंग टू पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और ये लोग ऐसे लोग हैं, नॉर्मली क्या होता है, हमने देखा है कि जो भी लोन है बड़े लोगों को मिलता है, धनी लोगों को मिलता है, जो बिजनेसमैन है उनको मिलता है। बट बांग्लादेश में 6 मिलियन बोरोवर्स हैं जो 40,000 विलेजेस में फैले हुए हैं। और ये लोग ऐसे हैं जो या तो वुमेन है या तो बहुत पुअर लोग हैं सोसाइटी के। These borrowers have proved that not only are poor women reliable borrowers but और borrower, ये लोग पैसे लेने के बाद ऐसा नहीं कि ये लोग डिफॉल्टर हो गए, इन्होंने प्रूव कर दिया है कि नहीं हम डिफॉल्टर नहीं, उन्होंने पैसा लिया है और उसको रीपेमेंट भी किया है। बट दे कैन स्टार्ट एंड रन ए वैरायटी ऑफ स्मॉल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज सक्सेसफुली। और उन्होंने जो पैसे लिया है उससे इनकम जनरेट किया है और इनकम जनरेट करने के बाद अपने लोन को पे किया है, प्रिंसिपल अमाउंट को भी पे किया, उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया है। और इसके जो जनक थे, जो जनक हैं, जो मतलब इसके फाउंडर हैं, वो फाउंडर कौन थे, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस वाज द फाउंडर ऑफ द ग्रामीण बैंक एंड रिसिपिएंट ऑफ 2006 नोबेल प्राइज ऑफ पीस। अब इनको जो ये प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ये हैं, इनको इसी काम के लिए जो इन्होंने ग्रामीण बैंक का फाउंड किया था, इस काम के लिए इनको 2006 में नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए, पीस के लिए, शांति के लिए जो नोबेल प्राइज मिला था प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को, सिर्फ इसी के लिए था कि उन्होंने ग्रामीण एरिया में एक बैंक इस्टेब्लिश किया और उस बैंक से लाखों गरीबों, लाखों औरतों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। और उन्होंने उस प्रॉफिट करके दिखाया और उस बैंक से जो लोन लिया था उसको पे करके भी दिखाया। इसके वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 2006 में। ये है
कौन है? मोहम्मद यूनुस है, जिनको मिला था, बांग्लादेश के हैं और इनको मिला था 2006 में नोबेल प्राइज। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है? इफ सोसाइटी वॉज स्ट्रक्चर्ड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देयर वुड बी नो रीजन टू फियर बीइंग पुअर। अगर हमारा जो सोसाइटी है, सोसाइटी ऐसा बना है जो एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए काम कर सकता है, तो गरीब होना किसी डर की बात नहीं। यानी अगर हम सोसाइटी में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपना खुद का काम कर सकते हैं और खुद काम करके प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो गरीब होनी कोई डर की बात, गरीब होना कोई डर की बात नहीं है। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं फाउंडर ऑफ ग्रामीण रूरल बैंक इन 1976। डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप क्या होता है? डेब्ट ट्रैप देखिए, मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि हम लोन लेते हैं और लोन लेके हम बिजनेस करते हैं और बिजनेस में बहुत प्रॉफिट होता है, और उस प्रॉफिट से, फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया, बिजनेस स्टार्ट किया और आपको बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हुआ, तो आपको आराम से 8 to 9% लोन आप पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट कभी कभी ऐसे होता है कि आप जिस पर्पज़ से लोन लिया है वो पर्पज़ कंप्लीट नहीं हो पाया, और जो लोन का अमाउंट इंटरेस्टेड बैंक को देना था वो आपने दे नहीं पाया और आप डिफॉल्टर हो गए, तो आप क्या हुए? डेब्ट ट्रैप में फंस गए, यानी कर्ज के जाल में फंस गए। और जब भी कोई व्यक्ति कर्ज के जाल में फंस जाता है तो वो उससे निकल नहीं पाता है और उसकी हालत ऐसी हो जाती है, यानी वो बिल्कुल सूख जाता है, वो ख़त्म हो जाता है एक तरह से। ठीक है, तो क्या है? इट इज़ ए सिचुएशन इन विच अ पर्सन टेक्स अ लोन एंड ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज इज नॉट एबल टू रिपे हिज लोन। यानी कुछ ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं जिसकी वजह से वो लोन को पे नहीं कर पाता। नाउ क्या हो जाएगा? नाउ फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन and has to take a tough decision. Either he has to borrow a fresh loan or sell some part of his property to repay the earlier loan. इसमें क्या होता है कि आप तो फिर दोबारा कुछ लोन लो उसको पे करने के लिए, अदरवाइज आपकी कोई बड़ी सी बड़ी प्रॉपर्टी सेल करना पड़ेगा सो दैट उस लोन को बेच सके। तो क्या हुआ कि आपने लोन लिया किसी काम के लिए, बट वो लोन आपकी प्रॉपर्टी को सेल करवा दी, यानी बेचवा दी, और आप प्रॉब्लम में फंस गए और आप कर्ज के जाल में फंस गए। चीट फंड। चीट फंड क्या होता है? चीट फंड भी ऐसे ही है जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कोऑपरेटिव बैंक है। ठीक है, बट चीट फंड का अभी तक ऐसा रहा है कि चीट फंड लोगों ने पैसे लोग गरीबों को लेके बैठ जाते हैं। जो चीट फंड घोटाला अभी वेस्ट बंगाल में कुछ दिन पहले हुआ था, जिसमें बहुत गरीबों के पैसे थे और वो उसके जो मेंबर थे वो पैसे लेके बैठ गए और वो वापस नहीं आया। और चीट फंड काम कैसे करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। Cheat fund mean a fund set up for collection of small savings of people who earn on daily basis like चाय वाला, पान वाला। अभी जैसे गांव या सिटी में बहुत ऐसे होते हैं जो चाय बेचते हैं, पान बेचते हैं, उनकी जो डेली सेविंग्स होती है वो क्या करते हैं? ऐसे लोगों के पैसे जमा करने के लिए चीट फंड इस्टेब्लिश करते हैं कुछ लोग। These people can save ₹10, ₹100 ऑन डेली बेसिस एंड डिपॉजिट चीट फंड। और चीट फंड में वो अपना फिक्स करके आते हैं कि मैं डेली ₹100 या ₹1000 जमा करूँगा, और ₹10 भी जमा कर सकते हैं, ₹20 भी जमा कर सकते हैं। तो डेली अपना जितना बेचते हैं शाम को जाके चीट फंड में पैसा जमा कर दें, उसके बदले में उनको इंटरेस्ट रेट मिलता है। द मनी कलेक्टेड इन इन्वेस्टेड इन द शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ द कंपनीज और इन द गवर्नमेंट बॉन्ड्स। द रिटर्न ऑन टू दिस इन्वेस्टमेंट पेड बैक टू द इन्वेस्टर आफ्टर डिडक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस ऑफ मैनेजिंग द फंड। अब इस पैसे को वो लोग जो चीट फंड ओपन करते हैं वो पैसे को क्या करते हैं? या तो गवर्नमेंट के शेयर खरीदते हैं, या तो अब कोई बॉन्ड खरीदते हैं, और उसमें जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट डिपॉजिटर को मिलता है, और इस प्रॉफिट और डिपॉजिटर को मिलता है, और इस पैसे को मैनेजमेंट करने में जो चार्जेज है उसको चीट फंड के जो मालिक हैं, जो ऑनर हैं, वो उसको एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उनको ₹100 डेली दे रहा हूँ, तो उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको इन्वेस्ट करने में जो उनका मेहनत है उसको एज ए एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज पे लेते हैं। प्लान योर फ्यूचर वाइजली। अगर देखिए यहाँ पे एक पिक्चर है कि अगर आप अपना फ्यूचर प्लान वाइजली कर रहे हो, आप मैं अच्छी तरीके से कर रहे हो, तो क्या होगा? इतने पैसे जो हैं, थोड़ा सा ये इतना हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा, यानी आपका ग्रोथ जो है ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा।
अगर इसी का प्लान अगर आप गलत तरीके से हो रहे हो तो आप अगर इतने पैसे से स्टार्ट करोगे तो पैसे कम होके इतने हो जाएंगे, फिर कम होके इतने हो जाएंगे, फिर इतने हो जाएंगे, बाद में जीरो भी हो सकता है। तो अगर आपका गलत प्लानिंग होगा तो अगर आप यहाँ पे हो, ठीक है, इट मीन्स अगर आप यहाँ पे हो, टॉप पे हो, तो इस टॉप से आप डाउन भी आ सकते हो। ओके, प्लास्टिक मनी, हाँ ये आता है कि व्हाट आर द प्लास्टिक मनी, यानी प्लास्टिक मनी किसको बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, कार्ड प्लास्टिक मनी। जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड हम लेके वो अपने पॉकेट में और बैलेट में ले घूमते हैं, उसको प्लास्टिक मनी बोलते हैं। प्लास्टिक मनी क्यों बोलते हैं? ये मनी तो है और ये प्लास्टिक का बना हुआ है। क्यों प्लास्टिक का बना हुआ है? और हम किसी भी एटीएम में जाके पैसे निकाल सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टिक मनी। नाउ दिस चैप्टर इज ओवर, और आई होप कि ये सबको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश किया है अच्छे से समझाने का। और इसमें देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो इंग्लिश में लिखी हुई है और इसको मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है। तो आप समझने के लिए इसको हिंदी में बिल्कुल समझ लीजिए, अपने माइंड में रख लीजिए, और एग्ज़ाम में लिखने के लिए और अच्छे नंबर्स लाने के लिए इसके अंदर जो जो डिफिनीशंस दिए हुए हैं, जो जो फैक्ट्स दिए हुए हैं, उसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिए, सो दैट कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स मिलें। थैंक यू वेरी मच।